तो आज हम लोग चलो पढ़ते हैं एडिशन ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, चलो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स। तो पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या हमें वेक्टर का एडिशन मालूम नहीं है? अगर मालूम है तो क्यों सीखेंगे फिर? चलो देखते हैं, मालूम है क्या? अच्छा, तो पहले सपोज हम कहेंगे हियर इज ए ब्लॉक, और चलो मान लेते हैं कि इसके ऊपर दो वेक्टर्स आ रहे हैं, दो फोर्सेस आ रहे हैं, फोर्स F1 एंड फोर्स F2, दो फोर्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों फोर्स का वैल्यूज अलग अलग है। F1 है ये, F2 है ये। मान लो कि ये 6 न्यूटन का फोर्स है और ये 8 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो नेट फोर्स क्या होगा? अब नेट फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, और हम जानते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर। नेट फोर्स विल बी सम ऑफ these two forces. Sum of these two forces means forces are vectors. It is sum of two vectors F1 and F2। और कोई बताएगा नेट फोर्स को अगर हम ग्राफिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे नेट फोर्स को, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चलो ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स क्या होगा? ये दोनों, इधर को 6 न्यूटन है, इधर को 8 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 6 + 8 14 न्यूटन। किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी लाइक दिस। समझ में आया क्या? हाँ, तो हमें तो नेट फोर्स निकालना आता है। इट विल बी ए वेक्टर लाइक दिस ऑफ 14 न्यूटन, है ना? सपोज आई चेंज द केस, सपोज हियर इज ए ब्लॉक, around this same force F1 is acting like this, which is of 6 Newton, and the other force F2 is acting like this, which is of 8 Newton। क्या अभी आप नेट फोर्स क्या है बता सकते हो? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इट इज अगेन वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। डोंट से F1 माइनस F2, ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ये 8 है इधर को, ये 6 है इधर को, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 8 - 6 2 न्यूटन। और किधर को होगा ये 2 न्यूटन? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फिर अगर नेट फोर्स को ड्रॉ करेंगे तो नेट फोर्स कुछ ऐसा एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2 न्यूटन। तो हमें तो वेक्टर जोड़ना आता है। सेम डायरेक्शन में है तो 14 न्यूटन होता है ना? सम हो जाता है मैग्नीट्यूड का। ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स है तो उनका सम, उनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो जाता है। इधर क्लियर? बस दोनों ही केस में ये सम था। ये मत बोलना कि F1 - F2 लिखेंगे, नहीं, या F2 - F1 लिखेंगे। वेक्टर्स लिखेंगे तो ये, लेकिन अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कहेंगे इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द बिगर वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलर वेक्टर। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज। F1 + F2 is nothing, the net force। दो फोर्स आ रहे हैं, कोई भी बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, F1 and F2। नेट फोर्स क्या है? ऑलवेज इट इज F1 + F2 irrespective of their directions। वेक्टर F1 + वेक्टर F2। हाँ, अगर कोई पूछेगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में है सबट्रैक्ट हो जाता है। तो हमें तो वेक्टर को जोड़ना आता है। ठीक है, हमें वेक्टर जोड़ना आता है जो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है। क्या? व्हेन द वेक्टर्स आर आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, वी नो हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक बॉडी है, अब यहाँ पे दो फोर्स आ रहे हैं। मान लो कि ये F1 आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, और ये फोर्स F2 आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 8। अब वेक्टर का जो नेट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्या आपको लगता है कि दिस ब्लॉक विल गो लाइक दिस? नो। विल इट गो लाइक दिस? नो। ये इधर लेने की कोशिश करेगा, ये इधर लेने की कोशिश करेगा, और दोनों का मिला जुला इफेक्ट से ये कुछ इधर जाने लगेगा। इधर मतलब किधर, कितना एंगल करके, वो हमें मालूम नहीं है ना? अच्छा, फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते थे 14 होता था,
दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे, 2 होता था। क्या ये 14 हो सकता है या 14 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, सेम डायरेक्शन होने से ज्यादा फोर्स होता है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा ये 14 से कम होगा। एक दूसरे को अपोज करने से 2 न्यूटन होता था, अभी ये अपोज तो नहीं कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 2 न्यूटन से कम होगा क्या? नहीं, ये 2 न्यूटन से ज्यादा होगा। अब इतना जानकारी हमें आ रहा है कि जो नेट फोर्स है ये 14 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता, लेकिन कितना है वो हमें मालूम नहीं है। हियर कम्स द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग हाउ टू एड वेक्टर्स। समझ में आया ना? अभी हमें पता करना है कि दो वेक्टर के बीच में यहाँ पर एंगल क्या दिखाया गया है, 90 डिग्री। हो सकता है कि 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, कुछ भी एंगल थीटा होगा। तो हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, नहीं कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम कहेंगे एक ब्लॉक है, इसको इधर से दे दिए 10 न्यूटन, इधर से दे दिए 10 न्यूटन, तो सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये पूरा बीचों बीच जाएगा, ऐसे जाएगा। कितना एंगल करके जाएगा? 45 डिग्री, है कि नहीं? दोनों बराबर ढकेल रहे हैं तो बराबर बीचों बीच जाएगा, है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ पर तो फोर्सेस बराबर नहीं है, तो फिर एंगल कितना होगा कैसे पता करेंगे? सो ऑल दोस थिंग्स वी शैल लर्न नाउ। तो पहला चीज हमें ये सबको देख के समझ में आया क्या, कि हम जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं उनका सम को अदरवाइज कहते हैं रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट क्या होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड के ऊपर और दोनों के बीच में क्या एंगल है। यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल 0 था, रिजल्टेंट बन गया द सम ऑफ द टू वेक्टर्स बन गया क्या मैग्नीट्यूड का 14। यहाँ पर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 और 8 है, लेकिन उनके बीच में एंगल क्या था, एक इधर को है एक इधर को है, तो एंगल इज 180 डिग्री, है ना? एंगल इज 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम या फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 2 न्यूटन। इसका मतलब जो नेट फोर्स हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ना दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच में क्या एंगल है। इसीलिए तो मैग्नीट्यूड 6 और 8 रहते हुए जब एंगल 90 डिग्री हुआ हमें पता नहीं चला, है कि नहीं? तो पहला चीज जो हमें समझ में आया उसको नोट करेंगे। क्या करेंगे? सम और रिजल्टेंट ऑफ two vectors depend on their magnitudes and the angle between them. Sum of two vectors or resultant of two vectors depends upon their magnitudes as well as the angle between them. ठीक है? अभी दो वेक्टर के बीच में एंगल का क्या मतलब हुआ? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is defined as the angle swept while moving from head direction of one vector to head direction of अदर। आप बोलोगे अरे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो कितना आसान चीज है, ये बेकार का डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हर जगह आगे गड़बड़ पैदा करेगा। हाँ, तो क्या बोल रहा है? सपोज हम कहेंगे ए इज ए वेक्टर, बी इज ए वेक्टर और दिया है कि एंगल 60 डिग्री है, तो आप क्या कहोगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को उसको अगर हम थीटा से डिनोट करेंगे तो ये एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। वो तो आसान है, लेकिन चलो डेफिनेशन भी यूज करते हैं। डेफिनेशन भी यूज करेंगे तो क्या कहता है?
angle between two vectors is defined as the angle swept while moving from head direction of one vector to head direction of other. एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरा वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाने में कितना एंगल घूमना पड़ रहा है, स्वीप करना पड़ रहा है? 60 डिग्री। तो थीटा हो गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, सपोज आई से हियर इज ए वेक्टर लाइक दिस, say this is vector A and say this is another vector B, ठीक है, ऐसा दिया है और दिया है कि एंगल 30 डिग्री है। क्या बता सकते हो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? द एंगल स्वेप्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर मींस यू जस्ट सी द हेड डायरेक्शन ऑफ दिस वन, ये हो गया हेड डायरेक्शन। ये जो एंगल है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। ये एंगल को मत देख लेना, यहाँ का हेड डायरेक्शन से यहाँ का हेड डायरेक्शन में जाओ तो कितना एंगल आ रहा है देखो। तो ये पूरा एंगल 180 होता है, ये 30 हुआ, मतलब ये कितना होगा 150 डिग्री। तो आप क्या कहोगे एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री है क्या? नहीं, इट इज 150 डिग्री। एक का हेड डायरेक्शन से दूसरे का हेड डायरेक्शन में जाना है। ओके, इसको हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे। तो हमें समझ में आ गया दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं। अगर ये समझ में आया, खाली आपको और थोड़ा बेहतर समझाने के लिए मैं एक दो ठो डायग्राम और कर लेता हूँ। अब बताओ ये सारा केसेस में क्या है एंगल ए और बी के बीच में। सपोज दिस इज व्हाट इज ए, दिस इज व्हाट इज बी, दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री। ए और बी के बीच में क्या एंगल है? दिस वेक्टर इज ए, ठीक है, और ये वेक्टर है बी, और सपोज इन दोनों के बीच में एंगल दिया है से 20 डिग्री। हमें पूछा है ए और बी के बीच में एंगल, तो क्या करेंगे? ए का हेड डायरेक्शन, बी का हेड डायरेक्शन, एक हेड डायरेक्शन से दूसरे हेड डायरेक्शन में जाएंगे, क्या एंगल मिलेगा? ये 45 है तो ये 45 डिग्री मिलेगा। मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री। यहाँ पे ए का हेड डायरेक्शन तो दिख रहा है, बी का हेड डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। एक हेड डायरेक्शन से दूसरा हेड डायरेक्शन में जाओ, क्या एंगल आएगा? ये 20 है। अब जानते हो कि जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है? पूरा एंगल होता है 180 होता है। ये 20 हो गया तो ये 160 डिग्री। अब कहोगे थीटा हियर इज 160 डिग्री। तो दो चीज हमें समझ में आया फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। हमें कोई नहीं बताया क्या? पहला हुआ कि हमें वेक्टर का दो वेक्टर को जोड़ना आता है only when they are in same direction or in opposite direction, and they may be in the same direction, may not be in the same direction, but then net force is always vector sum of the two forces, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड निकालते वक्त when they are in the same direction their magnitudes are getting added, मैग्नीट्यूड निकालते वक्त when they are in opposite directions the net magnitude is difference of the two magnitudes. And from all these discussions, we could conclude that the sum or magnitude of sum or resultant of a vector depends on the magnitude of the two vectors and the angle between them. So it became necessary to understand what is angle between two vectors. Angle between two vectors is defined as the angle swept while moving from हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाने से कितना एंगल घूमना पड़ रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे,
When they are in same direction or in opposite direction, we know how to find out. When they are neither in same direction nor in opposite direction, किसी तीसरे direction में है, दोनों के बीच में angle is neither 0 nor 180 but something different, then how we find out? That we have to see now. तो sum of two vectors निकालने के लिए there are two approaches. One is a graphical approach, other is a numerical approach. अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या graphical approach to find out sum of two vectors. Graphical approach to find sum of two vectors एंड उसके लिए हम लोग एक लॉ यूज करेंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. जब तक जान है तब तक याद रखना पड़ेगा, जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा, क्या मालूम उसके बाद भी याद रखना पड़ सकता है. ट्रायंगल लॉ. हाँ, जैसे न्यूटन्स लॉ को आइजैक न्यूटन लिखे थे, कूलम्स लॉ को जेम्स कूलम लिखे थे, नहीं, और ओम्स लॉ को साइमन ओम लिखे थे. क्या ट्रायंगल लॉ को ट्रायंगल लिखे थे? नहीं, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं. दिस लॉ इन्वॉल्व्स ए ट्रायंगल, तो इसलिए उसको ट्रायंगल लॉ कहा जाता है. अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, हम लोग ट्रायंगल लॉ अभी पढ़ेंगे. ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? कहता है, पहले हम स्टेटमेंट को लिखेंगे फिर पढ़ेंगे. हाँ, लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ लॉ. If two vectors in graphical form are taken in order to represent two sides of a triangle, then third side of the triangle taken in reverse order graphically represents the sum or resultant vector. देखो कैसा डेफिनेशन है, कितना टेढ़ा डेफिनेशन है. पहले इसको समझेंगे. अगर दो वेक्टर हमें दिया गया है ग्राफिकली और हम निकालना क्या चाहते हैं? दी रिजल्टेंट और द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, देन वी नीड टू नो द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. दोनों निकालना है. अगर दोनों निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ. क्या कहता है ये ट्रायंगल लॉ? थोड़ा ध्यान से देखो. ट्रायंगल लॉ कहता है, इफ टू वेक्टर्स इन ग्राफिकल फॉर्म आर टेकन इन ऑर्डर, दो वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में है और उनको ऑर्डर में लिया गया है, ठीक है. जैसे सपोज एक्सप्लेनेशन देते हैं. सपोज हमें ये वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ना है. आई वांट टू एड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगर हम ये दोनों वेक्टर को कैसे लेंगे? इन ग्राफिकल फॉर्म, इन ऑर्डर का मतलब हुआ ऑर्डर में लेना है. मतलब जैसे आप टॉर्च लाइट में बैटरी डालते हो, ऑर्डर में डालते हो ना, ऐसे ऐसे करके डालते हो कि नहीं डालते हो?
एक का हेड दूसरा का टेल, ऐसे करते करते डालते जाते हो, है कि नहीं? तो आप वैसे ही ऑर्डर समझो, मतलब पहले ए को ले लो, ए के साथ बी को ऑर्डर में लो, बी को ऑर्डर में लो मतलब बी का टेल को ए का हेड पे रखो और बी को ड्रॉ करो। हम लोग अभी कौन सा अप्रोच देख रहे हैं? ग्राफिकल अप्रोच। तो इस फॉर्म में अगर हम दो वेक्टर को जोड़ना चाहेंगे तो ऑब्वियसली हमें स्केल पेंसिल प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले हम ए को ड्रॉ किए ऑर्डर में, मतलब बी का टेल को ए का हेड पे रख के बी को ड्रॉ किया। You clearly see that these two vectors altogether are representing the two sides of a triangle. कौन सा ट्रायंगल? ये और ये तीसरा साइड of the triangle. This is now a complete triangle, and we are representing two sides of a triangle in order. अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। क्या बोल रहा है? If two vectors in graphical form, ठीक है, are taken in order, हाँ ऑर्डर में दे दी, to represent the two sides of a triangle, यहाँ तक हो गया। Then the third side of the triangle, third side कौन सा है? ये। अच्छा देखो, A और B ऑर्डर में, A ऐसा है, B ऐसा है, A और B ऑर्डर में। अगर थर्ड साइड को भी ऑर्डर में लेंगे तो कैसे लेंगे बताओ? ये हुआ A, ये हुआ B, तो थर्ड साइड का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, तो दैट इज आल्सो इन ऑर्डर, नहीं? लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन कुछ दूसरा बोल रहा है। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर में, मतलब यहाँ से यहाँ तक उल्टा लेना है, तो आपको एक नया वेक्टर मिल गया। तो आप ग्राफ पेपर पे ए ड्रॉ किए, ऑर्डर में बी ड्रॉ किए, उसके बाद देख रहे हो कि इसे जोड़ने से आपको एक थर्ड वेक्टर मिल रहा है। ये जो थर्ड वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? द रिजल्टेंट, द सम ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट representing sum of the two vectors. ये R क्या है भाई? R is a vector representing the sum of A and B. A और B का सम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। R is equal to A plus B. समझ में आया? कितना आसान है। कोई भी दो वेक्टर जोड़ने के लिए दिया गया, फर्स्ट यू ड्रॉ वन वेक्टर, देन ड्रॉ द सेकंड वेक्टर इन ऑर्डर, देन join the tail of join the third, the resultant vector will start from tail of first vector and end at head of the second vector. ये क्या याद रखना है? यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो R है ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। दिस रिजल्टेंट वेक्टर starts from tail of vector A and ends at head of vector B. समझ में आया क्या? ये चीज आपको याद रखना है। बहुत ही आसान हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी दो वेक्टर ड्रॉ करना है, सीधा उन दोनों ऑर्डर में ड्रॉ करो, फिर पहला वेक्टर का टेल से दूसरा वेक्टर का हेड तक आप इसको ड्रॉ करो, है ना? चलिए, अगर आप लोग लिख लिए हो तो आई वुड लाइक टू वेरीफाई कि व्हाट आई हैव टोल्ड इज करेक्ट और नॉट, और फिर जो हमारा अनसॉल्व प्रॉब्लम था वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको मिटाते हैं। जैसे हम लोग और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं देखने के लिए। हमारे पास एग्जाम्पल में हम लोग ये देखे थे कि ये कोई एक ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स आ रहे थे, एक F2 आ रहा था और एक F1 आ रहा था। इसका मैग्नीट्यूड था 6, इसका मैग्नीट्यूड था 8। इसका मैग्नीट्यूड था, F1 का मैग्नीट्यूड क्या था? 6, और F2 का मैग्नीट्यूड क्या था? इट वाज 8। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता था? 14। वो तो हमें पुराना नॉलेज से मालूम है, लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू मेक यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो हमें क्या देखना है? पहले देखना है कि F1 क्या है? ग्राफिकली ए वेक्टर लाइक दिस। F2 क्या है? ग्राफिकली ए वेक्टर लाइक दिस। अब हमें F1 प्लस F2 निकालना है, जिसको हम रिजल्टेंट कहें या फिर नेट फोर्स कहें। रिजल्टेंट कहो कोई बात नहीं, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, सम ऑफ द टू फोर्सेस इज द नेट फोर्स। तो क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर F1 को ड्रॉ करेंगे, F1 के साथ ऑर्डर में F2 को ड्रॉ करेंगे। ऑर्डर में मतलब F1 का हेड पे F2 का टेल को रखेंगे, F2 को ड्रॉ करेंगे। अब F1 हो गया, F2 हो गया।
अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए, यहाँ से पहला वेक्टर का टेल से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा? एट द हेड ऑफ बी। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो तो यहाँ पर ये जो वेक्टर था F1, इसका मैग्नीट्यूड क्या था भाई? 6, क्योंकि लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ग्राफिकल फॉर्म में। और ये जो वेक्टर था इसका लेंथ क्या था? 8, बिकॉज द लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। तो बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R? लुकिंग हियर, ये लेंथ 6 है, ये 8 है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, हो गया ना 14 न्यूटन, जो कि हम लोगों को पहले से मालूम था। ट्रायंगल लॉ कुछ दूसरा नहीं बता रहा है। क्या ध्यान रखना है? द रिजल्टेंट और द सम ऑफ द टू वेक्टर्स स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड्स एट द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, अच्छा। तो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है? सब जो हम लोग किए थे उसी को ही करेंगे। हमारा केस क्या था बताओ? इट वाज ए ब्लॉक केप्ट हियर लाइक दिस, हियर वाज ए फोर्स ऑफ F1 जिसका मैग्नीट्यूड था 6 न्यूटन, हियर वाज ए फोर्स F2 जिसका मैग्नीट्यूड था कितना? मैग्नीट्यूड था 8 न्यूटन, है ना। अभी हमें निकालना है रिजल्टेंट। अब क्या कहेंगे? ये है F1 और ये है F2, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? F1 प्लस F2। कैसे निकालते हैं इसको? बाय फाइंडिंग यूजिंग ट्रायंगल लॉ। पहले हम F1 को ड्रॉ करेंगे, F1 हो गया, ठीक है। अब F1 के साथ ऑर्डर में F2 को ड्रॉ करेंगे, मतलब F2 का टेल को F1 की हेड पे रखेंगे, F2 का टेल को F1 की हेड पे रखेंगे और F2 को ड्रॉ करेंगे। ये उसका टेल है, यहाँ पे रखा गया और F2 को ड्रॉ किया गया। ये हुआ F2, है कि नहीं? अच्छा, ये लेंथ कितना था F2 का? 8, F1 का क्या था? 6। अभी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ ए, पहला वेक्टर का टेल से शुरू होगा, कहाँ खत्म होता है? एट द हेड ऑफ बी, एट द दूसरा वेक्टर का हेड पे खत्म होता है, मतलब यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे खत्म होगा। दिस इज व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिख रहा है? देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या बता सकते हो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये पूरा चीज था 8, ये चीज था 6, तो ये हो गया 2। इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट वेक्टर इज 2, जो हम लोग पहले भी देखे थे। मतलब हम लोग जो पहले कर रहे थे वो बिना ट्रायंगल लॉ का कर रहे थे, फिर भी सही कर रहे थे, लेकिन हमारा लिमिटेशन था व्हेन द एंगल बिटवीन देम वाज, ये पहला केस में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वाज 0, दूसरा केस में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वाज 180 डिग्री, तो कर लेते थे। तकलीफ तो तब हुआ जब दोनों के बीच में एंगल ना 0 है ना 180 है, कुछ दूसरा है। Now, if you have really understood, I want to take the third example and you will have to give the answer. Suppose here is a vector. Now, here are two forces acting. Here are two forces acting. अच्छा, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। चलो मानते हैं कि F1 फोर्स दिया है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है कितना? मैग्नीट्यूड दिया है से 5 न्यूटन। ये F2 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया है? 5√3 न्यूटन। पूछा है बताओ रिजल्टेंट फोर्स। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम लोग? पहले ड्रॉ करेंगे F1, है ना। ये F1 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या है? 5। इसके साथ जोड़ना क्या चाहते हैं? F2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5√3। ट्रायंगल लॉ कहता है जोड़ना चाहते हो तो क्या करोगे? पहले F1 को ले लो, ये हुआ F1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, मतलब ये एरो मार्क का लेंथ कितना हुआ? 5। फिर F2 को उसके साथ ऑर्डर में ले लो, F2 को इसके साथ ऑर्डर में लिए तो F2 का टेल को F1 की हेड पे रखेंगे और F2 को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया F2 और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? मतलब लेंथ ऑफ द एरो मार्क कितना है? 5√3। अभी पूछा है जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? रिजल्टेंट कहाँ से शुरू होता है?
फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कहाँ खत्म होता है, एट द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, सो वी गो लाइक दिस। तो ये जो नया वेक्टर निकला, दिस आर इज नथिंग बट F1 प्लस F2। हाँ, अगर कोई पूछेगा बताओ R का मैग्नीट्यूड क्या है, R का मैग्नीट्यूड आप क्या बताओगे, इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क। लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क क्या होगा, देखो तो आप लेंथ ऑफ दिस साइड इज नोन 5√3, लेंथ ऑफ दिस साइड इज नोन 5, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड था ना, मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेड बाय द लेंथ ऑफ द एरो मार्क। तो लेंथ हो गया इसका 5, लेंथ हो गया इसका 5√3, तो R का लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर 4√, इज कमिंग 10 न्यूटन। तो अगर ऐसे दो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो रिजल्टेंट बन गया 10 न्यूटन। और डायरेक्शन भी तो बताना है, डायरेक्शन तो बताना है। हमें क्या दिया गया है बाय द वे, हमें दिया गया है सिर्फ F1 और F2, और हमें पूछा क्या गया है जो दोनों का सम होगा, नेट फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। डाटा के तौर पे तो F1 और F2 दिया है, तो डायरेक्शन बताने के लिए वी शैल मेक यूज ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा कितना हुआ, देखो तो tan थीटा इज 5√3 बाय 5, कितना हो जाएगा, दिस इज √3। इसका मतलब हुआ थीटा कितना होगा, tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, 60 डिग्री, थीटा हो गया 60 डिग्री। समझ में आया क्या, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दी रिजल्टेंट वेक्टर makes 60 degree with वेक्टर F1 के साथ 60 डिग्री कर रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन इधर स्पेस में कर दिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ऐसे करके ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल हो गया। द रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग 60 डिग्री विथ वेक्टर F1। समझ में आया। तो यहाँ पर तो क्या हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन ग्राफिकली करना है तो क्या करेंगे, पहले F1 को ड्रॉ कर देंगे, F2 को ड्रॉ कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, स्केल लेके मेजर कर देंगे, प्रोट्रैक्टर लेके मेजर कर लेंगे। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। वी कैन मेक यूज ऑफ स्केल एंड प्रोट्रैक्टर टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ रहा है, दो वी आर मेकिंग हियर, जबकि हम इसको स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर से कर सकते थे। तो हम कहेंगे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे ग्राफिकल अप्रोच टू फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स। एक न्यूमेरिकल अप्रोच भी है, लेकिन पहले ये चीज समझ में आया कि नहीं आया उसके ऊपर हमें थोड़ा चेक करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, नाउ वी शैल फाइंड आउट some numericals. ग्राफिकल लिखना है। In following figures find relation between vector A और vector X, vector Y and vector Z, ऐसा कोई दिया है। ठीक है, तो हमें दिया है ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दिया है x वेक्टर, ये दिया है y वेक्टर और ये दिया है z वेक्टर। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है।
ये कोई दूसरा केस है, इसमें ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। चलो इसको कहते हैं x वेक्टर, ये हो गया y वेक्टर और ये हो गया z वेक्टर। दोनों ही केस में हमें रिलेशन पता करना है। यू सी द थ्री वेक्टर्स आर फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। पहला फिगर में देखिए तो कौन कौन ऑर्डर में है, ऑर्डर में कौन है, क्या y और x ऑर्डर में है? नहीं, ऑर्डर में होने के लिए तो y का टेल को x का हेड में होना चाहिए था। नो, y एंड x आर नॉट इन ऑर्डर। y एंड z, नो, ये दोनों भी ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि तब तो z का टेल y का हेड पे होना चाहिए था, तो ये दोनों भी ऑर्डर में नहीं है। z एंड x, हाँ, z का हेड पे x बैठा हुआ है, तो z एंड x आर इन ऑर्डर। हाँ, z एंड x एंड z आर इन ऑर्डर, क्लियर दिख रहा है। अच्छा, z एंड x तो ऑर्डर में है, क्या y रिवर्स ऑर्डर में है? हाँ, z और x को ऑर्डर में लिया गया, तो z का टेल से x का हेड तक y एक्सटेंड हुआ है। y वेक्टर इज इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। सो अब क्या कहोगे, वेक्टर x प्लस z इज इक्वल टू वेक्टर y। सिमिलरली क्या आप बता सकते हो यहाँ पर कौन कौन ऑर्डर में है, कौन कौन ऑर्डर में है? देखो तो क्या z एंड x ऑर्डर में है? नहीं। z एंड y ऑर्डर में है? नहीं। x एंड y ऑर्डर में है? हाँ है। तो हम कहेंगे x एंड y आर इन ऑर्डर, फुल स्टॉप। z, ये x और y ऑर्डर में हुआ, x का टेल से शुरू हुआ, y का हेड पे खत्म हुआ z, तो z इज इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, क्या रिलेशन होगा, x और y ऑर्डर में है तो उन दोनों को जोड़ने से होता है z वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे करके हम निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, ये हो गया, ठीक। Taking any two vectors, prove the two vectors A and B, prove that A plus B is equal to B plus A, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो ठीक है भाई, A ले लेते हैं, ये वेक्टर को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सपोज हम कहेंगे दिस इज वेक्टर A, ठीक है, और ये है वेक्टर B। चलो तो A प्लस B निकालेंगे। A प्लस B कैसे निकालेंगे, ये हो गया A के साथ B को ऑर्डर में ले लो, ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया A प्लस B। इज दैट क्लियर? अच्छा, B प्लस A निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे B, ये ले लिए हम B, पहले ले लिए B, ये हो गया वेक्टर B। इसके साथ A को ऑर्डर में लेंगे, मतलब ये भाई A का टेल को B का हेड पे रखेंगे, ये हो गया A। अब B प्लस A क्या होगा बताओ, B प्लस A कहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ B, कहाँ खत्म होगा, एट द हेड ऑफ A। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, दिस इज B प्लस A। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि A प्लस B का लेंथ जितना होगा B प्लस A का लेंथ वही होगा, A प्लस B का डायरेक्शन जो होगा B प्लस A का भी डायरेक्शन वही होगा। तो इसमें से क्या रिवील हो रहा है, रिवील हो रहा है कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, है कि नहीं, B प्लस A। और अगर हम दोनों को एक ही फिगर में करना चाहेंगे तो देखोगे, सपोज ये हो गया B, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया A और ये हो गया B।
अब ये वेक्टर क्या बनेगा, ये वेक्टर को क्या कहोगे, ए एंड बी आर इन ऑर्डर में, ये वेक्टर इज इन रिवर्स ऑर्डर, तो इसको आप ए प्लस बी कह सकते हो। और इसको देखो तो बी और ए भी तो ऑर्डर में है, दे आर फॉर्मिंग ए पैरेललोग्राम, बी और ए ऑर्डर में है, तो ये क्या बन जाएगा, बी प्लस ए, मतलब जो बी प्लस ए है वही ए प्लस बी है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके ऊपर और ढेर सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है।